पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी ऐलान के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी पर हमला करते दिखे, लेकिन इस बीच जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पर यह कमेंट कर दिया तो फिर बिहार में राजद के तमाम कार्यकर्ता और नाराज हैं और लगातार सम्राट चौधरी की किरकिरी कर रहे हैं। इस बीच में उनके बड़बोलेपन से कई नुकसान देखने को मिला। कई बार सम्राट चौधरी कई बातों को बोल गए हैं जो शायद आने वाले समय में उनको नुकसान देगा। क्या वर्तमान स्थिति में, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इस तरीके का बयान देना और ख़ास करके रोहिणी आचार्य के किडनी देने पर इस तरीके का बयान देना कितना असर करेगा वर्तमान राजनीति पर, इसी को जानने के लिए हमारे साथ में आज जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा जी। सर, पहले स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम। धन्यवाद। सवाल सर यही है, सम्राट चौधरी को सुन रहे होंगे आप, लगातार वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और अब हालिया बयान जो उनका आया कि रोहिणी आचार्य को टिकट देने पर कि उन्होंने किडनी दिया था तब टिकट उनको मिला है, इस तरीके के बयान क्या वर्तमान राजनीति के लिए कितना फायदेमंद है? क्या बीजेपी को भी नुकसान हो जाएगा? देखिए, संभावनाएं हो सकती हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। और रही बात एक ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो कि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरीके का दिया गया बयान शायद पार्टी को नुकसान दे भी सकता है और हो सकता है कि लोग भुला भी दें। लेकिन उनका चूँकि बयान एक किसी बेटी पे है, जैसे कि पार्टी के जो प्रमुख हैं, भाजपा के प्रमुख, जिन्होंने खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए फिलहाल कई कार्य किए हैं और वो हमेशा महिला उत्थान की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जहां पार्टी प्रमुख द्वारा हमेशा महिलाओं के तरक्की की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उन्हें प्रमोट करने की बात की जाती है, और उनके पार्टी के नेता द्वारा इस तरीके का दिया गया बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। तो ये हो सकता है कि केवल राजद के लोग ही ना, बल्कि प्रदेश के जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने मतदाता हैं, हो सके ये बात वो भी दिल पे ले लें। ऐसा इस तरीके का बेतुका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सर, सवाल सम्राट चौधरी का ही नहीं है। अब आप लगातार इस स्थिति में देख रहे होंगे वर्तमान बिहार की राजनीति पर कि कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। अभी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने भी जो कमेंट विधानसभा में और विधान परिषद में दिया, उसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या अब जो राजनीति है, जो आम सड़कों पर भी जब चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि पहले की राजनीति ठीक थी, अब की राजनीति के लेवल जो है वो नीचे आ गया। क्या लग रहा है आपको, वाकई में इसका नुकसान वर्तमान स्थिति में पड़ रहा है राजनीति पर? हाँ है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। पहले की राजनीति और पहले के राजनेताओं में और आज के राजनेताओं में फ़र्क है। पहले चुनाव मुद्दों पे लड़ा करते थे और वो अक्सर मुद्दे सामाजिक हुआ करते थे। आज क्या है, आज उन मुद्दों से जो मूलभूत जो मुद्दे हैं हमारे समाज के, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं समाज की, जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ स्थिति क्या है, हम जिस प्रदेश से संबंधित हैं उस प्रदेश में आज शिक्षा की बात अगर आप करें तो शिक्षा का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव दिखता है। शिक्षा में सुधार की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश हमेशा नाकाम दिखती है। तो इस तरीके के, और पहले शिक्षा को लोग सर्वोपरि मानते थे, स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते थे। तो इस तरीके से जो मुद्दे हुआ करते थे, मुद्दों पे चुनाव लड़ा करते थे। मैं एक छोटा सा वाक्य कहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आप पार्लियामेंट में बैठे हुए थे तो उन्होंने भी अपने विपक्ष को ये मौका दिया था कि वो अपनी बात को पूरी तरीके से रखे, और प्रधानमंत्री जिस समय वो थे उन्होंने काफ़ी शालीनता के साथ विपक्ष की बात सुनी थी। आज ये शालीनता पार्लियामेंट में भी देखी नहीं जा सकती है, जो कि हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इस तरीके की राजनीति करना राजनेताओं के लिए थोड़ी सी ओछी हरकत मानी जा सकती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छे मतदाता आज
राजनीति से परहेज करते हैं। क्यों करते हैं? कारण भी यही है कि वो देखते हैं कि कल के डेट में फिर ये आपस में आज जो लड़ रहे हैं कल एक होंगे, आज हमें लड़ाकर ये खुद बाद में एक ही मंच पे बैठकर रोटी सेकेंगे। तो इसका आज के लोगों को भी नुकसान है और राजनेताओं को भी नुकसान हो रहा है। मतदाताओं को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमारे हित की बात कौन करता है, हमारी बात कौन करता है, हमारी समस्याओं पे किसका ध्यान है, हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। सर, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे उनका लगातार ये सवाल रहा है हमेशा से, सरकारें बदल रही हैं, बिहार की जो अब की स्थिति रही है उसमें 2 साल 6 महीने ऐसे सरकार बदल जा रही है। नुकसान किसको हो रहा है? पार्टी को नुकसान होता है या हमारे बिहार के राजस्व को नुकसान हो रहा है? जनता को कितना नुकसान हो रहा है वो ये समझना चाह रही है आपसे। देखिए, अभी किसी साहित्यकार ने एक कथन कहा था जी कि चुनाव जीते या हारे कोई, हारती जनता ही है। ठीक है, तो ये आप जो इस बात को जो अभी आपने उठाया है कि जो 6 महीने पे सरकारें बदल जा रही हैं या बार बार उपचुनाव कराने की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो इससे किसी भी पार्टी, किसी भी दल को ज़्यादा नुकसान मेरे समझ से नहीं होता। ये नुकसान सीधा और सीधा प्रदेश की जनता को होता है। जहाँ तक राजस्व की बात है, इससे प्रदेश का राजस्व को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि पार्टियां इस बात को समझती नहीं हैं। तो ऐसे स्थिति में एक नियम का पालन हम सभी मतदाताओं को भी करना चाहिए, सरकार को भी एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इस तरीके के बार बार जो लोग चुनाव की कोशिश करते हैं कि हम 6 महीने के भीतर पार्टी बदल के दूसरे में चले जाएं, तो ये ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ना बदलें, वो प्रदेश को देखें, प्रदेश की जनता की समस्याओं को पहले समझें, उसके बाद अपना निर्णय लें। एक सवाल होगा कि अभी हाल में अब देखें कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी तारीखों की, इस बीच बिहार में न एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा किया है, न इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने अब तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे को लेकर के सूचना दिया। लालू प्रसाद यादव ने हालांकि उन सीटों पर जहां पर उनको लगा वहां पर अपने सिंबल दे दिए, लेकिन क्या लग रहा है, क्या कारण है आखिरकार ये पार्टियां में क्या गुत्थम गुत्थी है जो ये लेट कर रहे हैं, अब तक घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, मेरे समझ से देर हो रही है, चूँकि चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो उस स्थिति में सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर देने चाहिए थे। आज स्थिति ये है कि मतदाताओं के बीच में भी काफ़ी कसमकस है कि कौन उम्मीदवार आएगा और हम किसे अपना नेता बनाएंगे। तो कहीं न कहीं अगर पार्टियों ने अभी तक अपना सिंबल किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, किसी उम्मीदवार को अगर नहीं दिया है, तो उससे हम मतदाताओं को, मैं स्वयं भी एक मतदाता हूं और मैं मतदाता के नाते बोल रहा हूं कि हाँ, हमारे अंदर भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर हम किस व्यक्ति को वोट देंगे, कौन हमारे बीच आएगा, कौन हमारा होगा, कौन हमारी बात करेगा और हमारी पकड़ किसके पास अच्छी हो सकती है। तो ये स्थिति है और इस स्थिति से उबरने के लिए कम से कम ये पार्टियों को सोचना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी टिकट का निर्णय लें और अपना परिणाम घोषित करें। एक सवाल सर ये होगा, अभी लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं, अभी तक इंडिया गठबंधन के तरफ से बिहार में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, किसकी कहाँ हिस्सेदारी है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये घोषणा नहीं हो पाया। उस बीच लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे हैं, सिंबल बांट रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात ये लोग कर रहे हैं, कितना मजबूत स्थिति में देख रहे हैं इन लोगों को अभी आप? देखिए, मजबूती की बात है तो मजबूती में तो मैं उतना मजबूत तो नहीं कह सकता हूँ कि हाँ महागठबंधन जो है उनका काफ़ी मजबूत जगह पे है, क्योंकि जो बात गठबंधन के समय में हुई थी उससे कहीं न कहीं पार्टियां अलग हो रही हैं और जिसका ये खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी न तो कांग्रेस के नेताओं को ये पता है कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, ना ही राजद को पता है और ना ही उनके सहयोगी दल को पता है। तो इससे स्थिति थोड़ी सी भयानक हो सकती है, जिसका परिणाम हो सकता है कि नकारात्मक भी हो और उसका जो उम्मीद जिस तरीके से जो पार्टी नेता कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इतनी सीटें निकालेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने जगह पे सही है। मतलब इसका नुकसान दिख रहा है कि इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही है। जी,
हो रहा है। एनडीए की तरफ से क्यों नहीं हो पा रहा है सर? उन लोग तो दावा करेंगे 40 जीतेंगे, क्या लग रहा है आपको? उनमें क्या कसमकस चल रहा है? देखिए, एनडीए में कुछ चीज़ें हैं जो माननीय मोदी जी के द्वारा तय की जाती हैं और लगभग तय हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी अपनी रणनीति को पब्लिकली नहीं करता, चाहे वो राजद की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या बीजेपी की बात हो, या अन्य कोई पार्टियां हो, वो अपनी रणनीति को क्लियर नहीं करता। और लेकिन जहां तक बीजेपी की रणनीति की बात है कि बीजेपी ने अभी तक टिकट क्यों नहीं किसी को क्लियर किया है, तो बीजेपी अंदर अंदर ये मन बना चुकी है, वो ये देख रही है कि किस उम्मीदवार के पास कितना वोट है, उनको पता है, और निसंदेह वो उसी उम्मीदवार को अंदर अंदर सपोर्ट कर रही है और टिकट भी देगी और दे रही है। आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ऐसे लोकसभा हैं जहां उन्होंने टिकट के लिए ऑलरेडी इशारा कर दिया है कि इस उम्मीदवार को यहां से उतारा जाएगा। जी, चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी दर्शक देख रहे थे, हमारा ये कार्यक्रम लगातार आएगा, हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय मेन यही था कि सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके का बयान देना उनके करियर के लिए खास करके, और बीजेपी को लेकर के जिस तरीके की बात कही जाती है महिलाओं को लेकर के, वहाँ पर ये कितना फिट बैठेगा ये समय बताएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर के सबकी नज़र बनी हुई है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, किसे कितने सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का जो है फैसला होता है। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त, बहुत धन्यवाद।